गुड मॉर्निंग। एक बार आपका यस सर कौटिल्य एकेडमी में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिजिकल केमिस्ट्री का पृष्ठ रसायन लेसन नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है दोस्तों, पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, सरफेस का मतलब होता है पृष्ठ। सरफेस का मतलब होता है दोस्तों पृष्ठ। पृष्ठ जानते हैं, सतह, ठीक है ना। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस की सतह पर होने वाली अभिक्रियाओं और उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं पृष्ठ रसायन। दोबारा सुने, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी ठोस की सतह पर होने वाली अभिक्रियाओं एवं उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। ओके दोस्तों, देखिए, अलग अलग ठोस का अलग अलग प्रभाव होता है। जैसे मान लो सॉलिड है, ठोस है कोई, जैसे लोहा ठोस है, ठीक है ना। अब उसी आयरन का हम डस्ट बना लें, उसे पीस लें, चूर्ण कर लें, एक में सॉलिड है और एक में चूर्ण है। ओके, तो ठोस की सतह का जो क्षेत्रफल होगा, जो सॉलिड होगा, इसका जो एरिया होगा वो कम होगा और इसके चूर्ण जो डस्ट है उसका एरिया ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? तो याद रखना कि जो सतह की अपेक्षा, इस सॉलिड स्टेट की अपेक्षा जो चूर्ण अवस्था है, उस पर किसी भी पदार्थ का अधिशोषण, किसी भी गैस का अधिशोषण, किसी भी द्रव का अधिशोषण ज्यादा होगा। तो पृष्ठ बदलने से गुण भी बदल जाते हैं। समझ में आ गई बात, नहीं आई? पृष्ठ बदलने से क्या हो जाता है दोस्तों? गुण भी बदल जाते हैं। तो इन्हीं गुणों का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। 3 टॉपिक होंगे इस चैप्टर में। सबसे पहला होगा अधिशोषण और अवशोषण, दूसरा होगा कोलॉइडी अवस्था और तीसरा होगा दोस्तों उत्प्रेरण। तो यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज मैं आपको स्टार्ट करता हूं अधिशोषण से। अधिशोषण, तो मैंने कहा इस पार्ट में 3 टॉपिक हैं, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं अधिशोषण से। तो दोस्तों, अधिशोषण क्या होता है बताइए, आपने पढ़ा होगा। जब किसी ठोस पदार्थ को द्रव या गैस के संपर्क में रखा जाता है, तो उसकी सतह पर द्रव या गैस जमा हो जाती है। इस प्रक्रिया को अधिशोषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों अधिशोषण। तो अधिशोषण क्या है, आपको ठीक से लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। जब किसी ठोस पदार्थ को द्रव या गैस के संपर्क में रखा जाता है, तो उसकी सतह पर द्रव या गैस जमा हो जाती है। इस प्रक्रिया को अधिशोषण कहते हैं। यह प्रक्रिया दोस्तों अधिशोषण कहलाती है। अब देखिए, मैं एक एग्जांपल आपको समझाऊं। अधिशोषण का एक एग्जांपल मैं आपको समझाऊं। मान लो हमने एक चौक लिया, चौक, और उस चौक को डुबो दिया इंक में, स्याही में। चौक को कहां डुबो दिया? स्याही में डुबो दिया। थोड़ी देर बाद, 1-2 मिनट बाद उस चौक को हमने निकाला, ठीक है ना, उसमें से, इंक में से, स्याही में से, और उसे आप ब्रेकअप कर दीजिए, उस चौक को तोड़ दीजिए। तो आप क्या देखेंगे बेटा
कि चौक की जो सतह होगी ना चारों ओर से, जो राउंड राउंड शेप थी, उसके चारों ओर स्याही जमा हो जाएगी और चौक का जो अंदर का हिस्सा होगा वो आपको व्हाइट दिखाई देगा और चारों ओर का हिस्सा आपको ब्लू दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि चौक की सतह पर स्याही जमा हो गई। इस प्रकार जमा होने की प्रक्रिया ही कहलाती है अधिशोषण, एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन, ऐड हो जाना, एडसॉर्प्शन, अधिशोषण। बात आगे समझ में नहीं आई? तो उसकी पृष्ठ पर ठोस का जमा हो जाना, ठोस की सतह पर द्रव या गैस का जमा हो जाना ही कहलाता है अधिशोषण। जैसे देखिए, हाइड्रोजन का जब अपचयन होता है, हाइड्रोजन के द्वारा जब किसी कंपाउंड का अपचयन होता है, तो हाइड्रोजन क्योंकि बहुत ही हल्की गैस होती है बेटा, अब वो जाकर के किसी पदार्थ से क्रिया करने से पहले ही उड़ जाएगी, इसीलिए उसे निकल के चूर्ण पर पहले अधिशोषित करते हैं। आपने देखा होगा जहां भी अपचयन हो रहा होगा, रिडक्शन जहां भी हो रहा होगा, वहां उत्प्रेरक का काम कर रहा होगा निकल का चूर्ण। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स में देखा होगा। तो निकल का चूर्ण वहां उत्प्रेरक का काम करता है, हाइड्रोजन गैस आकर के उस पर अधिशोषित हो जाती है और आराम से फिर क्रिया करके उत्पाद बना देती है, अर्थात अपचयन हो जाता है। तो याद रखेंगे आप, हाइड्रोजन की अभिक्रियाओं में निकल उत्प्रेरक का काम करता है, क्योंकि निकल की सतह पर हाइड्रोजन अधिशोषित हो जाती है, जमा हो जाती है। तो अधिशोषण का मतलब आपकी समझ में आ गया। दो उदाहरण मैंने दिए, एक चौक वाला दिया और एक हाइड्रोजन का निकल की सतह पर अधिशोषित हो जाना। पेडेमियम की सतह पर, पीडी की सतह, पीडी भी उत्प्रेरक का यूज होता है वहां, तो पीडी की सतह पर, निकल की सतह पर इस तरीके से अधिशोषित होकर के क्रिया करना ही ये अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण से संबंधित आपको ये टॉपिक्स, ये परिभाषाएं आपको समझनी पड़ेंगी। अधिशोषण से संबंधित ये मैं 5 टर्म आपको बता रहा हूं, तब आपके समझ में ये लेसन आएगा। तो 5 टर्म दोस्तों कौन कौन सी हैं? सबसे पहली नंबर 1 है, तो वो 5 टर्म है बेटा। नंबर 1 है अधिशोष्य। अधिशोषण से संबंधित पहली टर्म है अधिशोष्य। तो अधिशोष्य इस तरीके से लिखा जाएगा, अधिशोष्य। अधिशोष्य को कहते हैं इंग्लिश में एडसॉर्बेट। एडसॉर्बेट, एडसॉर्बेट। तो दोस्तों एडसॉर्बेट क्या होता है? अधिशोष्य से पता लग रहा है जो पदार्थ ठोस की सतह पर जमा हो जाता है वह अधिशोष्य कहलाता है। इंग्लिश का वर्ड आप याद रखेंगे। मैंने क्या कहा था? अधिशोषण को कहते हैं एडसॉर्प्शन, और जो पदार्थ उसकी सतह पर जमा होता उसे कहते हैं एडसॉर्बेंट या एडसॉर्बेट। समझ में आ गई बात? नहीं आई? तो एडसॉर्बेट किसे कहते हैं? जो पदार्थ ठोस की सतह पर जमा हो जाता वह कहलाता है अधिशोष्य। जैसे स्याही चौक की सतह पर जमा होती है, अतः यह स्याही, अतः यह अधिशोष्य। अतः बेटा स्याही क्या है? अतः स्याही ही अधिशोष्य है। बात आगे समझ में नहीं आई आपकी में? अधिशोषण का पहला टर्म क्या है? अधिशोष्य। अधिशोष्य वह पदार्थ होता है जो जमा होता है। जैसे वो वाला उदाहरण मैंने भी आपको कहा था, वो हाइड्रोजन और पीडी,
पेडमियम और निकिल वाला दिया था। तो निकिल की सतह पर हाइड्रोजन जमा हो रही है, तो हाइड्रोजन क्या है? अधिशोष्य है। हाइड्रोजन क्या है बेटा? अधिशोष्य है, भूलना मत इस बात को। दूसरी टर्म है इससे रिलेटेड बेटा, अधिशोषक। पहली पॉइंट थी अधिशोष्य, दूसरी है अधिशोषक। अधिशोषक इसको इंग्लिश में कहते हैं, अधिशोषक को एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेंट वो थी एडसॉर्बेट, और ये है एडसॉर्बेंट अधिशोषक। तो देखिए, जैसे इंक और चौक वाला उदाहरण आप देखें तो इंक स्याही तो थी एडसॉर्बेट अधिशोष्य, जो जमा होता है उसे कहते हैं अधिशोष्य, और जिस पर जमा होता है, जिसकी सतह पर जमा होता है उसे कहते हैं अधिशोषक। अतः चौक, निकिल, पेडमियम ये सभी क्या है बेटा? ये हैं अधिशोषक। भूलेंगे तो नहीं आप? तो मैं लिख देता हूं, जिस पदार्थ की सतह पर वह ठोस या द्रव, जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है, सतह पर अधिशोषण होता है, उसे अधिशोषक कहते हैं। तो जैसे मैंने अभी अधिशोषक का उदाहरण आपको क्या कहा था, तो अधिशोषक कौन थे? जैसे चौक, पेडमियम, निकिल, ये सभी पदार्थ क्या हैं बेटा? ये सभी पदार्थ हैं, आपको याद रखना है, अधिशोषक। तो भूलेंगे तो नहीं आप? अधिशोष्य और अधिशोषक और अधिशोषण तीन शब्द एक जैसे हैं, अंतर आप याद रखना। इसके बाद में आता है बेटा अगला पॉइंट, अगला पॉइंट आता है बेटा अंतरापृष्ठ। अंतरापृष्ठ, अंतरापृष्ठ क्या होता है बेटा? अधिशोषक की वह सतह जिस पर अधिशोष्य पदार्थ संकेंद्रित होता है। अधिशोषक पदार्थ की वह सतह, पदार्थ की वह सतह जिस पर अधिशोष्य पदार्थ, जिस पर अधिशोष्य पदार्थ, जैसे इंक अधिशोष्य पदार्थ है, अधिशोष्य पदार्थ संकेंद्रित होता है। संकेंद्रित मीन्स समावेशित, जमा हो जाता है, संकेंद्रित होता है, अंतरापृष्ठ कहलाता है, उसको कहते हैं अंतरापृष्ठ। अब देखिए दोस्तों, एक होता है सक्रिय केंद्र। सक्रिय केंद्र क्या होता है? सक्रिय केंद्र वो होता है अधिशोषक की सतह, अधिशोषक की सतह अधिशोषक की सतह का अंतरापृष्ठ, अंतरापृष्ठ जहां मुक्त संयोजकताएं, जहां मुक्त संयोजकताएं अधिक होती हैं,
सक्रिय केंद्र कहलाता है। सक्रिय केंद्र कहलाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, देखिए ये दोनों चीज मैं आपको समझा रहा हूं, वो तीन चीज पहली समझ में आ गई होंगी। अंतरापृष्ठ क्या होता है? जैसे चौक पर जमा हो गई स्याही, चौक पर स्याही जमा हो गई, तो जिस भाग के अंदर तक, जैसे पूरा, जैसे चौक फिर हमने तोड़ा तो पूरे में तो स्याही जमा होगी नहीं, उसके पृष्ठ के जितने अंदर तक, उसके पृष्ठ के जितने अंदर तक स्याही जमा होती है उस पूरे क्षेत्र को कहते हैं अंतरापृष्ठ। समझ में आ गई बात नहीं आई? अधिशोषक पदार्थ की वह सतह जिस पर अधिशोष्य पदार्थ संकेंद्रित होता है जितने भाग में, उसको कहते हैं दोस्तों अंतरापृष्ठ, इंटरनल सरफेस। सक्रिय केंद्र कहते हैं एक्टिव सेंटर, एक्टिव सेंटर। अधिशोषक की सतह का अंतरापृष्ठ, अभी अंतरापृष्ठ मैंने बताया आपको, जहां तक स्याही जमा हो रही है, जहां मुक्त संयोजकताएं अधिक होती हैं, सक्रिय केंद्र कहलाता है। अब मुक्त संयोजकताएं क्या होता है दोस्तों? देखिए एक ठोस गोला है, एक ठोस गोला है किसी मेटल का, सॉलिड का, वो पूरा के पूरा चिकना है, बिल्कुल सरफेस बर्न्ट नहीं है, चिकना है, अतः यहां सक्रिय केंद्र कोई नहीं है। अगर उसमें हम हथौड़े मार दें, कुल्हाड़ी मार दें, जगह 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 खांचे बन जाएंगे, गड्ढे बन जाएंगे, तो जितने ज्यादा गड्ढे होते हैं, जितनी ज्यादा खरोंच होती है, उस क्षेत्र पर ज्यादा अधिशोष्य पदार्थ जमा होता है, उसी क्षेत्र को कहते हैं मुक्त संयोजकताएं। अब थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था कि निकिल की सतह पर हाइड्रोजन जमा हो गया, तो याद रखना दोस्तों वहां निकिल का चूर्ण क्यों लेते हैं? निकिल का चूर्ण बेटा इसलिए लेते हैं क्योंकि निकिल के चूर्ण में हर जगह खरोंच है, मतलब बहुत सारे सक्रिय केंद्र हैं, और अगर निकिल इकट्ठा होता, गोला होता, तो देयर वाज नो एनी एक्टिव सेंटर, वहां कोई भी एक्टिव सेंटर नहीं था गोले में, इसलिए उसका चूर्ण लेते हैं। क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है, क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है और सक्रिय केंद्र भी बढ़ जाते हैं। तो सक्रिय केंद्र आप समझ गए, खुरदरा भाग। जितना ज्यादा खुरदरा होगा, जितना ज्यादा ब्लंट होगा, जितनी ज्यादा चूर्ण होगा, उतना अधिक एक्टिव सेंटर होगा, मुक्त संयोजकताएं ज्यादा होंगी। बात आ गई आपकी समझ में? अधिशोषण क्या है फिर बता रहा हूं मैं। अधिशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई द्रव या गैस ठोस की सतह पर आके जमा होती है, यह प्रक्रिया कहलाती है अधिशोषण। अधिशोष्य क्या है? जैसे इंक में चौक डालने पर इंक जमा हो गई चौक की सतह पर, अतः इंक अधिशोष्य है, एडसॉर्बेट है इंक। और चौक क्या है? अधिशोषक है, जिसकी सतह पर जमा होता है उसे कहते हैं अधिशोषक, एडसॉर्बेंट। फिर मैंने आपको अंतरापृष्ठ बताया, जितने अंदर तक जाके जमा होती है उस पूरे क्षेत्र को कहते हैं अंतरापृष्ठ, और जिस अंतरापृष्ठ पर जितनी अधिक मुक्त संयोजकताएं होती हैं उसे कहते हैं सक्रिय केंद्र। यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा पूरा सिस्टम। अब देखिए अधिशोषण जो होता है जमा होने के आधार पर, जमा होने के आधार पर, तो देखिए इसमें दो टॉपिक और हैं, एक है ऋणात्मक अधिशोषण, एक है धनात्मक अधिशोषण। ऋणात्मक अधिशोषण और धनात्मक अधिशोषण दोस्तों क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। धनात्मक अधिशोषण धनात्मक अधिशोषण किसी रासायनिक प्रक्रम में यदि अधिशोष्य पदार्थ की अधिकतम मात्रा का किसी रासायनिक प्रक्रिया में अधिशोष्य पदार्थ
किसी रासायनिक प्रक्रिया में अधिशोष्य पदार्थ अधिशोषक की सतह पर अधिक मात्रा में जमा होता है उसे धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। पढ़ लें एक बार इसको। अब देखिए, समझ में आपकी में आ गया होगा। किसी रासायनिक प्रक्रिया में अधिशोष्य पदार्थ अधिशोषक की सतह पर अधिक मात्रा में जमा होता है तो उसे धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। इसका क्या मतलब है? हमने इंक ली थी 10 ग्राम, सपोज 10 ml हमने इंक ली थी, उसमें चौक डुबो दिया, निकाल लिया। अगर 10 ग्राम में से 50% से ज्यादा अगर जमा हो गया, 6 ग्राम, 7 ग्राम, 8 ग्राम, 9 ग्राम, समझ में आ गई ना, 5 से ज्यादा ml अगर अधिशोषक की सतह पर जमा हो गया तो इस प्रकार की प्रक्रिया कहलाएगी धनात्मक अधिशोषण। अगर 5 ml से कम जमा हो, 1, 2, 3, 4 ml तक ही जमा हो, कम मात्रा में जमा हो, तो उसे कहते हैं दोस्तों ऋणात्मक अधिशोषण। भूलना मत। तो ऋणात्मक अधिशोषण, तो क्या लिखेंगे बेटा इसमें? किसी रासायनिक प्रक्रिया में अधिशोष्य पदार्थ अधिशोषक की सतह पर, जहां इसमें अधिक आ रही है ना, कम मात्रा में जमा होता है। यदि अधिशोष्य पदार्थ अधिशोषक की सतह पर कम मात्रा में जमा होता है, कम मात्रा में जमा होता है तो उसे ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। उसे कहते हैं बेटा ऋणात्मक अधिशोषण यदि अधिशोष्य पदार्थ अधिशोषक की सतह पर कम मात्रा में जमा होता है तो उसे ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। अगर अधिशोष्य पदार्थ ज्यादा मात्रा में जमा होता है तो उसे धनात्मक अधिशोषण कहेंगे, और यदि कम मात्रा में जमा होता है बेटा तो उसे ऋणात्मक अधिशोषण कहेंगे। क्लियर दिस पॉइंट? अब मैं चलता हूं आगे। धनात्मक ऋणात्मक यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसमें आपको पूरे में पूरे नंबर मिलते हैं, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। अब आपकी केमिस्ट्री में, पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी कोई न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, केवल 4 पार्ट तक न्यूमेरिकल था। ठोस अवस्था में था, विलयन में था, वैद्युत रसायन में था, बलगतकी में था। अब देयर इज नो एनी न्यूमेरिकल्स, आपको बड़े अच्छे चैप्टर्स मिलेंगे। तो दोस्तों धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक के बाद में आता है विशोषण। विशोषण मिलता जुलता ही नाम है। विशोषण कहते हैं सौरक्षण, डिसौरप्शन। विशोषण डिसौरप्शन तो क्या होती है? किसी अधिशोषित पदार्थ के अधिशोषक की सतह से हटने की प्रक्रिया को विशोषण कहते हैं। किसी अधिशोष्य पदार्थ को
अधिशोषक की सतह से पृथक करने की प्रक्रिया को विशोषण कहते हैं। दोस्तों, अधिशोष से मैं आपको बता चुका हूं, जैसे इंक वगैरह अधिशोष से है। किसी अधिशोष्य पदार्थ को अधिशोषक की सतह से पृथक करने की प्रक्रिया को, दूर हटाने की प्रक्रिया को, मतलब जमाने की प्रक्रिया को तो कहते थे अधिशोषण, जमाना अधिशोषण, और उस जमे हुए को हटाना, गर्म करके, धोकर, ब्रश से साफ करके, कैसे भी हटाने की प्रक्रिया को विशोषण कहते हैं, डिसॉर्प्शन कहते हैं। वो था एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन जमा करना, डिसॉर्प्शन हटाना। विशोषण को भूलना मत। विशोषण एक वह प्रक्रिया है जिसमें अधिशोष्य पदार्थ को अधिशोषक की सतह से हटाया जाता है। बात आ गई ना समझ में? तो बेटा ये क्रिया थी हमारी विशोषण। अब आती है अवशोषण। अगला टॉपिक है इससे रिलेटेड अवशोषण। अवशोषण, अवशोषण को कहते हैं एबसॉर्प्शन। पहला था, सबसे पहला था एडसॉर्प्शन, और अब क्या है? एबसॉर्प्शन। ABSORPTION, एबसॉर्प्शन, अवशोषण। एडसॉर्प्शन, अवशोषण में अंतर बहुत आता है परीक्षा में, आप लोगों को ध्यान रखना है। इस प्रक्रम में एक पदार्थ ठोस अवस्था द्रव में प्रवेश करके इस प्रक्रिया में द्रव या गैस ठोस पदार्थ के स्थूल, ठोस पदार्थ के स्थूल में प्रवेश करके समान रूप से जमा हो जाता है। समान रूप से जमा हो जाता है। बात आगे समझ में नहीं आई? दोस्तों, अवशोषण और अधिशोषण में अंतर आता है, समझो यहीं। अधिशोषण तो था उसकी सतह पर जमा होना, उसकी सतह पर ऊपर ऊपर जमा हो जाए, अधिशोषण। और अवशोषण क्या है? उस पूरे में प्रवेश कर जाए, और जैसे पूरा के पूरा चौक ही इंक में हो जाता, अंदर से व्हाइट नहीं निकलता, तो वह क्रिया कहलाती अवशोषण। जैसे आपने कपड़े भिगो दिए पानी में, कपड़ा पूरा के पूरा भिगो दिया, तो यह क्रिया कहलाएगी अवशोषण। केवल कपड़े की सतह भीगती, अंदर से ना भीगे, तो वो कहलाएगा अधिशोषण। तो इंक और चौक वाला मैंने बताया आपको। इंक में चौक डालने पर अगर whole part of the chalk is covered by ink, this process is called adsorption. whole part नहीं हुआ, अगर whole part में एंटर कर जाए तो है एब्सॉर्प्शन, अगर सरफेस पर ही रहे तो दैट इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन। भूलना मत, सरफेस पर जमा हो जाए एडसॉर्प्शन, स्थूल कहते हैं संपूर्ण बॉडी, whole part पूरे में जमा हो जाए तो वह कहलाता है अवशोषण। अधिशोषण और अवशोषण में अंतर आता है, आप कभी भी भूल मत जाना, भूल कर भी। समझ रहे हो ना बात को? तो दोस्तों, अब मैं इन दोनों में और भी अंतर बताता हूं। अधिशोषण और अवशोषण में क्या क्या अंतर होता है, एक दो अंतर और मैं आपको बताता हूं, ये परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, ये मैंने अंतर के लिए लाइन खींची, इस तरफ को रख लिया मैंने अधिशोषण
अधिशोषण, और इधर को लिख दिया मैंने अवशोषण। यह है अवशोषण और यह है अधिशोषण। नंबर 1, अधिशोषण में क्या होता है बताइए। इस प्रक्रिया में अधिशोष्य पदार्थ अधिशोषक की सतह पर जमा होता है। कहां जमा होता है बेटा? अधिशोषक की सतह पर जमा हो जाता है, सतह पर। और इस प्रक्रिया में अधिशोषक में समान रूप से प्रवेश कर जाता है। बात आगे समझ में नहीं आई? आप समझे? इस प्रक्रिया में अधिशोष्य पदार्थ अधिशोषक में समान रूप से प्रवेश कर जाता है, पूरे में फैल जाए अंदर तक तो कहेगा अवशोषण, और केवल उसकी अधिशोषक की सतह पर जमा हो जाए तो उसे कहेंगे दोस्तों अधिशोषण। नंबर दो है, यह एक पृष्ठीय प्रक्रिया है। यह एक पृष्ठीय कहते हैं, पृष्ठ पर होती है, पृष्ठीय प्रक्रिया है। यह केवल बेटा पृष्ठ पर होती है, केवल सतह पर होती है। यह प्रक्रिया समस्त पदार्थ में होती है। यह प्रक्रिया समस्त पदार्थ में होती है। यह स्थूल बॉडी में होती है, स्थूल कहते हैं संपूर्ण पदार्थ में होती है। अवशोषण संपूर्ण पदार्थ में होती है, वह केवल सतह पर होती है। नंबर 3 है बेटा, यह समान गति से होता है। अधिशोषण यह समान गति से होता है। और यह कैसे होता है बताइए? यह प्रारंभ में तो तीव्र गति से होता है। यह प्रारंभ में तीव्र गति से तथा बाद में मंद गति से होता है। मतलब अवशोषण ये जो है यह प्रारंभ में तीव्र गति से तथा बाद में मंद गति से होता है, और ये हमेशा जब तक प्रक्रिया होती है अधिशोषण की वो समान गति से होती है। अब देखिए नंबर 4, इसका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। सिलिका द्वारा जल वाष्प का अधिशोषण। सिलिका द्वारा, अभी मैं बताऊंगा सिलिका क्या होती है। जल वाष्प का अधिशोषण, और उसमें है कैल्शियम क्लोराइड द्वारा। इसका उदाहरण है कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जल वाष्प का अवशोषण। देखिए थोड़ा इंक खत्म हो गई है तो मैं कल डालूंगा। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जल वाष्प का अवशोषण।
देखिए अब मैं इन दोनों को चित्र के द्वारा आपको समझाता हूं, ऐसे समझ जाओगे आप 1 मिनट में। 1 सेकंड नहीं लगेगी बेटा समझने में। देखिए ये जो है वीकर है, एक वीकर इधर है, ठीक है। इसमें हमने यहां हमने ये कवर्ड है, ढक्कन लगा हुआ है दोनों पर। इसमें ये जो भरी हुई है जल वाष्प भरी हुई है, दोनों में, इसमें भी और इसमें दोनों में जल वाष्प भरी हुई है। यहां से हमने लटका दिया एक सिलिका जेल, जानते हो तुम, जूतों के अंदर जब मार्केट से लाते हो ना, एक रखी मिलती है एक पैकेट सी, ये सिलिका जेल है। एक कपड़े की सी पोटली आती है पैकिंग में, जूते वगैरह की पैकिंग में, वो क्या करती है कि वो उसे सोख लेती है, नमी से जूतों को खराब होने से बचाती है, सिलिका जेल बोलते हैं। अब यहाँ सिलिका जेल हमने जल वाष्प भरा हुआ है, ये पूरा का पूरा, और ये जल वाष्प भरा हुआ है इस पूरे जार में। अब क्या हो रहा है कि बेटा ये जो है ये जल वाष्प इसके अंदर नहीं जा रही, देखो ये केवल और केवल इसकी सतह पर जमा हो रही है। आपको मैं चित्र के द्वारा समझा रहा हूं, ये जो जमा हो रही है दोस्तों, ये जो इसकी सतह पर जमा हो रही है, ये वाली, ये जो घटना है इसकी सतह पर हो रही है, यहां 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 जमा हो गई है, ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी सतह पर जमा हो गई है। तो इस क्रिया को कहेंगे हम अधिशोषण। इस प्रक्रिया को कहेंगे बेटा हम अधिशोषण, इसकी सतह पर जमा हो गया है। अगर हम कैल्शियम क्लोराइड को इस दूसरे वाले में हमने ये लटका दिया CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड लटका दिया इसमें, ये दूसरे वाले इसमें हमने कैल्शियम क्लोराइड को इसमें डुबा दिया, तो इसमें तो केवल सतह पर जमा हुआ था चारों तरफ, इसमें अंदर भी चला जाएगा, पूरे में समान रूप से वितरित हो जाएगा। आप देख रहे हैं बेटा इसमें पूरे में समान रूप से हो गया, वाष्प जो है इस पूरे में एंटर कर जाती है, तो यह प्रक्रिया कहलाएगी अवशोषण। तो अगर अंतर आ जाए तो आप चित्र द्वारा समझा करके आएंगे। इसमें अंदर नहीं गई थी, अधिशोषण में अंदर नहीं जाती, अवशोषण में अंदर चली जाती है, इस क्रिया को कहते हैं अवशोषण। इस क्रिया को कहते हैं दोस्तों अवशोषण। पहली थी अधिशोषण, दूसरी है अवशोषण। तो दोस्तों कल मैं आपको इससे आगे पढ़ाऊंगा। आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स के द्वारा जरूर बताएं, और अपने जो भी कहीं भी आपके मामा जी के यहाँ, कहीं भुआ जी के यहाँ, कहीं और भी फ्रेंड्स हों आपके क्लास में पढ़ने वाले, BSc तक में ये सारा स्टडी काम आती है। अगर कोई भी हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का लाभ हो। हमें कोई लाभ नहीं होने वाला, आप जानते हो यूट्यूब बहुत जल्दी हमें पैसे देने वाला नहीं है, तो मेरा तो बस इतना लाभ है कि मुझे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान जाएं और मतलब उन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाए, क्योंकि केमिस्ट्री हर एक टीचर की पढ़ाई हुई समझ में नहीं आती। मैं बड़ा सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको आज अधिशोषण, अधिशोष्य, अधिशोषक, अवशोषण और विशोषण, ये टॉपिक्स आज मैंने आपको पढ़ाए। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यस सर कौटिल्य एकेडमी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, गुड बाय।